हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। ये क्लास 10th आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। तो द डायरी ऑफ एन फ्रैंक की अगर हम बात करें तो ये एक एक्सट्रैक्ट है, एक पार्ट है जो लिया गया है एक कह सकते हैं एक डायरी से, जो कि एक बहुत फेमस बुक है और ये बहुत ज़्यादा रेड, बहुत ज़्यादा पब्लिश्ड और बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली एक किताब थी जिसका नाम था द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तो हम इसके बारे में डिटेल जानेंगे कि ये एन फ्रैंक कौन है जिन्होंने इस डायरी को लिखा था। और मैं हूँ आपकी टीचर प्रकृति कपूर। बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ये एन फ्रैंक के द्वारा लिखी गई एक पर्टिकुलर पार्ट, किताब का एक पार्ट है। और ये जो डायरी है उन्होंने लिखी थी, जो कि पब्लिश हुई अ डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से। और बाद में इसके ऊपर बहुत सारी वेब सीरीज, बहुत सारी मूवीज और बहुत सारे सीरियल्स भी आए। तो कभी आपको टाइम मिले तो ज़रूर विजिट करिएगा। फिलहाल आज हम अपने लेसन का एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट उसमें से पढ़ने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। इसके पहले हम इसको पढ़े, हम थोड़ा सा एन फ्रैंक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि क्या था। तो यहाँ पर ये एन फ्रैंक की फोटो है और लिखा हुआ है, दिस इज अ फोटो एज आई वुड विश माई सेल्फ टू लुक ऑल द टाइम, देन आई वुड मे बी हैव अ चांस टू कम टू हॉलीवुड। तो 10 अक्टूबर 1942 एन फ्रैंक ने अपनी ये फोटो लगाई है और ये लिखा है कि मैं हमेशा ऐसी दिखना चाहती हूँ और हो सकता है ऐसे दिखने के कारण मुझे हॉलीवुड में आने का चांस मिलेगा। तो क्योंकि एक छोटी सी बच्ची है जो कि डायरी लिखती थी, तो वो अपने माइंड सेट से ये डायरी लिख रही है। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल जानते हैं। एन फ्रैंक की अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म है, ये कह सकते हैं बर्थ, बॉर्न, ये हुई थी 1929, 12 जून 1929 ये बॉर्न हुई थी। और अगर हम बात करें कि कब इनकी डेथ हुई है, तो ये 1945 के ही अप्रॉक्स इनकी डेथ हुई है, फरवरी मार्च के विदिन। ठीक है। तो बेसिकली कहें हम तो कह सकते हैं वो जर्मन, ये जर्मन थी क्योंकि ये जर्मनी में रहती थी। बॉर्न ज्यूइश गर्ल, ये एक ज्यूइश फैमिली में इनका जन्म हुआ था, ज्यूइश फैमिली में जन्म हुआ था, लेकिन रहती थी ये जर्मनी में। हु रोट वाइल इन हाइडिंग विद अ फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टरडैम। तो ये लोग छुप के रह रहे थे। क्यों छुप के रह रहे थे मैं आपको बताऊंगी। ये छुप के रह रहे थे, इनके 4 दोस्त और इसकी पूरी फैमिली, कहाँ पर, एम्स्टरडैम में, ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ ऑल द नीदरलैंड इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। अब हुआ क्या, बेसिकली हम आपको स्टोरी बताने वाले हैं कि यहाँ पर हुआ क्या था। एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड। Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany, but were trapped when the Nazis' occupation extended into the Netherlands. तो ये लोग रहते थे जर्मनी के अंदर। जर्मनी में एक लोगों ने बहुत अत्याचार शुरू किया, एक कम्युनिटी बहुत ज़्यादा ऊपर आई जो कि नाजीज के नाम से जानी गई। नाजीज ने बहुत ज़्यादा अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया जर्मन लोगों पर। तो ये वहाँ से बच के भागे और ये कहाँ चले गए, ये चले गए नीदरलैंड। लेकिन नीदरलैंड में भी बच नहीं पाए ये, क्योंकि नीदरलैंड पे भी बाद में नाजीज ने अपना जो है एक्सटेंशन कर लिया, वहाँ पर भी कब्जा कर लिया। और नीदरलैंड पर भी कब्जा होने के कारण अब इनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो गई। एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द ज्यूइश पॉपुलेशन इंक्रीज। तो परसिक्यूशंस की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये जो ज्यूइश लोग थे उनके ऊपर किया जाने वाला अत्याचार, ज्यूइश पॉपुलेशन को मारा जाने लगा, वहाँ पर बहुत बुरी कंडीशंस उनके साथ होने लगी। तो इस वजह से ये लोग जो हैं कहाँ जाएंगे अगला हम देखते हैं। द फैमिली वेंट इनटू, अ फैमिली कहीं गई, कहाँ गई, द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग। तो फैमिली जो है छुप रही है, हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स इन हर फादर ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। अब ये कहाँ चले गए, ये छुप के चले गए, ये एन फ्रैंक के पापा की जो ऑफिस है, ऑटो फ्रैंक का जो ऑफिस है, बिल्डिंग, वहीं पे चले गए छुपने के लिए। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 साल ये वहाँ पर छुप कर रहे। द ग्रुप वॉज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड to the concentration camp system where Anne died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank। तो बेसिकली क्या हुआ कि ये छुप रहे थे, लेकिन बाद में इन्हें पकड़ लिया गया और इन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ले जाकर एक कैंप में रख दिया गया, जहाँ पर इन ज्यूइश पॉपुलेशन के लोगों को रखा जा रहा था। वहाँ की कंडीशंस अच्छी ना होने के कारण जो जो एन फ्रैंक है, इसकी बड़ी बहन जिसका नाम था मार्गोट फ्रैंक, उसकी डेथ हो गई। और उसकी डेथ के कुछ दिन के बाद ही
एन फ्रैंक, जिसकी स्टोरी हम पढ़ रहे हैं, उसकी भी डेथ हो जाती है। हर फादर ओटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, रिटर्न टू द एम्स्टरडैम आफ्टर द वॉर एंडेड टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड। अब इतने लोग में से जो फैमिली थी, 4 फ्रेंड्स थे और फैमिली थी, इन सभी लोगों में से जो एक व्यक्ति खाली बच पाया था उस बुरी कंडीशन में, वो थे एन के पापा। तो एन के पापा ही खाली बच पाए थे वहां पर। तो वो जो है वापस चले गए अपने जगह, एम्स्टरडैम लौट गए, क्योंकि अब वॉर खत्म हो चुके थे, अब लड़ाइयाँ ओवर हो चुकी थी। जब वो वापस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एन की जो डायरी है वो बच गई है। कन्विंस्ड that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. तो जब उन्होंने उस डायरी को देखा तो उनको पता चला कि ये डायरी असल में बहुत यूनिक और बहुत अच्छी है, एक नॉर्मल डायरी से कुछ स्पेशल है। तो ये पा के इनके पापा ने ये डिसाइड किया कि इस डायरी को हम पब्लिश कराएंगे, इसको हम छपवाने के लिए दे देंगे। और इस डायरी को उन्होंने किस नाम से छपवाया? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तो यही वो नाम है जिस नाम से इस बुक को छापा गया है और बहुत फेमस भी है। The diary was given to Anne Frank for her 13th birthday. तो ये डायरी एन को मिली थी कब? जब वो 13 साल की हुई थी, 13th बर्थडे पर। And chronicles the events of her life from 12 June 1942 until its final entry 1 August 1944. और chronicles मतलब क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, बेसिकली जो एक के बाद जो इंसिडेंट होते जा रहे हैं। तो लाइन से उसने सारे इंसिडेंट उसमें रिकॉर्ड किए थे और ये स्टार्ट हुआ था 12 जून 1942 से और ये चला कब तक? 1 अगस्त 1944 तक, जब उन्होंने उस पर लास्ट एंट्री की है 1 अगस्त को। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मेनी लैंग्वेजेस एंड बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट वाइडली रेड बुक। तो ये जो बुक थी इतनी ज़्यादा फेमस हुई बाद में, इसे बहुत सारी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया और कई लोगों ने इसको अलग अलग लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक ही किताब मानी गई। देयर हैव ऑल्सो बीन सर्वल फिल्म्स, टेलीविजन, थिएट्रिकल प्रोडक्शंस एंड इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी। इसी डायरी पर बेस्ड ओपेरा प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे थिएटर्स प्रोडक्शंस हैं, बहुत सारे टीवी, मैंने आपको बताया वेब सीरीज, टीवी सीरियल्स, बहुत कुछ बना। डिस्क्राइब्ड एज अ वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इनसाइटफुल माइंड। ये कहा गया कि कहानी जिसने भी लिखी है, डायरी जिसने भी लिखी है, उसका मन, उसका दिमाग, भले वो छोटी थी लेकिन बहुत मैच्योर और बहुत इंसाइटफुल था, बहुत समझदार दिमाग की वो बच्ची थी। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ द डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। तो जो नाजीज का कब्जा हुआ था उस समय क्या क्या चीज़ें होती थी, इस बात का बहुत अच्छा रिकॉर्ड उसमें मिला है, इस वजह से भी ये बहुत फेमस हुई थी। एन फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स। होलोकॉस्ट विक्टिम्स वही थे जो उस लड़ाई के दौरान पीड़ित हो रहे थे, नाजीज के द्वारा पीड़ित किए जा रहे थे। तो उनके बारे में बहुत कुछ इसमें पढ़ने को मिलता है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ वो पढ़ना है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक का पार्ट है, इस लेसन का पार्ट है। द डायरी वॉज गिवन टू एन, हमने इसको पढ़ा कि ये जो है होलोकॉस्ट विक्टिम्स के बारे में बहुत कुछ कहती है। ठीक है, आगे देखते हैं, राइटिंग्स की बात करते हैं। अब क्या क्या चीज़ें इसमें लिखी गई थी। राइटिंग्स इन अ डायरी इन अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। अभी लिख कौन रहा है? ये एन लिख रही है। तो एन वही छोटी बच्ची है जिसकी फ़ोटो अभी हमने देखी थी। तो एन लिख रही है कि डायरी लिखना मेरे लिए बहुत स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, अजीब है, मेरे जैसे इंसान के लिए बहुत अजीब है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटर्न एनीथिंग बिफोर, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने कभी पहले लिखा नहीं है, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर I nor anyone else will be interested in the musings of 13-year-old school girl। तो वो क्या कहती है कि इसलिए मुझे डायरी लिखना अजीब लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने पहले नहीं लिखा इसलिए अजीब लगता है, इसलिए अजीब लगता है क्योंकि 13 साल की, सिर्फ 13 साल की हैं और 13 साल के बच्चे की म्यूजिंग्स का मतलब क्या होता है? म्यूजिंग्स का मतलब होता है एक तरीके से आप ये कह सकते हो किसी के विचार, है ना, किसी के विचार। तो हम यहाँ पर थॉट्स लिख सकते हैं इसको, या मैं यहाँ पर लिख देती हूँ विचार। आप उसको अपनी बुक में ही नोट कर लीजिएगा जिससे आपको इजी पड़े। तो किसी के विचार जो है, 13 साल के बच्चे के, स्कूल जाने वाले बच्चे के विचार किसी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होंगे? तो इसीलिए उसको लगता है कि कोई भी उसको पढ़ना नहीं चाहेगा। वो क्या, कोई भी उसको पढ़ना नहीं चाहेगा, वो खुद भी पढ़ना नहीं चाहेंगी। Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have even greater need to get all kinds of things off my chest। देखो, off my chest का मतलब क्या है कि मेरे जो दिल पे बोझ है, उस बोझ को उतारने के लिए मुझे ये डायरी लिखने की ज़रूरत है और इसलिए मैं इस डायरी को लिखूंगी।
Paper has more patience than people. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. तो एन कहती हैं कि लोगों के अंदर इतना धैर्य नहीं है, इतनी पेशेंस नहीं है कि वो आपकी बात को ध्यान से सुन सकें। हालांकि एक डायरी में, एक पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है, इसलिए अपनी बातें लिखने के लिए पेपर को चुनना ज़्यादा अच्छा है रादर देन लोगों को चुनना। ठीक है, आई वॉज फीलिंग, तो बात ये एक दिन की है जब उन्होंने डायरी लिखना शुरू किया। वो कब था? तो एक दिन ऐसा हुआ कि शी वॉज फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड, उनको बहुत लो फील हो रहा था, बुरा फील हो रहा था। वो अपने घर में बैठी हुई थी, उन्होंने अपने हाथ पे अपने ठुड्डी को रख के, हम बैठते हैं ना ऐसे चिन्ह अपने हाथ में पकड़ के आराम से गाल पे हाथ रख के बैठते हैं, तो वैसे वो बैठी हुई थी, बोर हो रही थी, लिस्टलेस, मतलब कि उनके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी या कोई इंटरेस्ट नहीं था कुछ भी करने का। वो सोच रही थी कि वो घर में रहे या बाहर चली जाए। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज brooding. Yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else write this stiff black notebook, grandly referred to as diary. तो फाइनली उन्होंने ये सोचा कि क्या करूं, और वो वहीं बैठी रहीं, सोचती रहीं, और वहीं रहकर वो ब्रूडिंग का मतलब क्या होता है? ब्रूडिंग का मतलब होता है किसी डीप ख्यालों में चले जाना, या कह सकते हो आप डीप थॉट्स। आप किसी डीप थॉट्स में चले जाइए, और वहाँ थॉट्स में जाने के बाद आपको बुरा भी फील हो रहा है, लेकिन आप उसी विचारों में बैठे हुए हैं। ठीक है, engaged in a deep thoughts about something that make one sad, angry and worried. तो आप इसको लिख सकते हैं, engaged in deep thoughts about something that makes one sad, angry and worried. तो ये जो थी टेंशन में बैठी हुई है, yes, paper does have more patience. तो उनको लगता है कि पेपर के अंदर ज़्यादा धैर्य होता है, and since I'm not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook, grandly refers to as my diary. तो उसको लगता है कि लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, तो वो अपनी बातें लोगों को नहीं बताएंगी, और इसलिए उन्होंने डिसाइड किया ग्रैंडली का मतलब क्या होता है कि इन अ प्राउड वे, यहाँ मैं कह सकती हूँ बहुत कह सकते हैं बहुत प्राउड के साथ, बहुत गर्व के साथ उन्होंने अपने उस डायरी को, उस नोटबुक को डायरी का नाम दिया। देखो, डायरी एक ऐसी चीज होती है ना जो बहुत स्पेशल होती है, तो इसीलिए उन्होंने अपनी नोटबुक को डायरी का नाम दिया। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, इट्स प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस। तो वो क्या कहती है, अगर मुझे कोई अच्छा दोस्त मिलता या कोई अच्छा दोस्त होता तो मैं उसे अपनी ये डायरी पढ़ा देती, लेकिन जब तक मुझे कोई अच्छा दोस्त नहीं मिलता है, मैं अपनी ये डायरी, अपनी ये बातें इसी डायरी के साथ करूंगी और किसी और के साथ नहीं शेयर कर सकती। Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in first place. I don't have a friend. अब वो कहती हैं, एन फ्रैंक कहती हैं कि वो डायरी क्यों लिखना चाहती हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी अच्छा दोस्त नहीं है। She don't have a friend. उनके पास दोस्त नहीं है। Let me put it more clearly. मुझे थोड़ा और क्लियरली कहने दो। एन कहती हैं, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. एन कहती हैं कि कोई मानेगा नहीं, कोई भरोसा नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की इस दुनिया में अपने आप को अकेला महसूस करती है। एंड आई एम नॉट। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 6-year-old सिस्टर एंड देयर आर अबाउट 30 people आई कैन कॉल फ्रेंड्स। तो कहती है, और मैं भी नहीं हूँ, 13 साल की हूँ, अकेला फील करती हूँ, लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास फैमिली है, एक 16 साल की बहन है, और ऐसे 30 लोग हैं जिनको मैं अपना दोस्त कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड गुड होम। मेरे पास परिवार है, अच्छे लोग हैं, आंट हैं जो मुझे प्यार करती हैं, और अच्छा सा घर है। नो, ऑन द सर्फेस आई सीम्स टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। तो वो कहती हैं कि हमारे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है सिवाय एक अच्छे दोस्त के। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड इज हैविंग अ गुड टाइम। इनको लगता है, एन को लगता है कि जब भी वो अपने दोस्तों के साथ होती हैं, वो एक अच्छा समय बिताती हैं और उनको मजा आता है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। मैं उनके साथ इंजॉय करती हूँ, एन उनके साथ मजे करती हैं, लेकिन वो अपने डे टू डे बातें जो हैं नहीं बता पाती, नहीं शेयर कर पाती। We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other in any case.
तो वो कहती है कि मैं अपनी डे टू डे चीज़ें लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ, और मे भी शायद ये किसी और का नहीं, ये एन का ही प्रॉब्लम है कि वो अपने सीक्रेट्स को, कन्फाइड्स का मतलब होता है सीक्रेट चीज़ें किसी को बताना, बगल में मीनिंग लिखा भी हुआ है आपकी बुक में, टू टेल द प्रिजर्व थिंग्स, या फिर ट्रस्ट, जो बहुत भरोसे वाली चीज़ें होती हैं वो दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पाती। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ द थिंग्स आर, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, दिस इज आई हैव स्टार्टेड द डायरी। तो कहती है कि यही सारी चीज़ें हैं जो मेरे साथ हैं, और मुझे लगता है ये कभी नहीं बदलने वाली, क्योंकि एक इंसान का जो एक नेचर होता है, एक सोचने का तरीका होता है, एक पैटर्न ऑफ थिंकिंग होता है, वो कभी चेंज नहीं होता। इसीलिए उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो डायरी लिखेंगी। राइट, टू एनहांस द इमेज ऑफ द लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन। अब हर व्यक्ति सोचता है कि मेरा दोस्त ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो लॉन्ग अवेटेड यानी कि बहुत लंबे इंतजार, बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही हैं, है ना, बहुत लंबे टाइम से किसी का वेट करना। तो एक ऐसे फ्रेंड का वो इंतजार कर रही थी अपने इमेजिनेशन में, सोचती थी कि इनके पास भी एक अच्छा दोस्त होगा। आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। जॉट डाउन यानी कि मैं इस तरीके से लिखना नहीं चाहती जिस तरह से ज़्यादातर लोग लिखते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, मैं ये चाहती हूँ कि ये जो डायरी हो ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त बने। आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। तो उन्होंने अपनी ये जो डायरी है इसका नाम रख दिया है क्या, किटी, क्योंकि वो उसको अपना दोस्त मानती हैं, सिर्फ डायरी नहीं मानती। तो आप मुझे बताइएगा कि एन फ्रैंक ने अपनी डायरी का नाम क्या रखा था। राइट, कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in. प्लंग राइट इन मतलब कि बस लिखना शुरू कर देना, टू स्टार्ट राइटिंग एट पर्टिकुलर मोमेंट, है ना, टू स्टार्ट राइटिंग। आप कोई चीज़ लिखना शुरू कर दीजिए, टू स्टार्ट राइटिंग या राइट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। तो कहती है अगर मैं अपनी किटी के विदिन, इस डायरी के विदिन बस कहानियाँ लिखना शुरू कर दूँ तो कोई भी चीज़ें समझ नहीं पाएगा। तो आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। तो वो क्या कहती हैं कि ऐसे ही लिखूंगी तो लोग समझ नहीं पाएंगे, कभी कोई पढ़ेगा तो उसे समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं क्या करने वाली हूँ इस डायरी में, मैं लिखने वाली हूँ एक ब्रीफ स्केच अपने बारे में, अपनी पुरानी लाइफ के बारे में। हालांकि मुझे ये करना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि कभी कोई मेरी डायरी पढ़े तो उसको समझ पाए। राइट, माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। तो अपने पापा के बारे में लिखती हैं कि उनके पापा एक बहुत अच्छे, बहुत एडोरेबल फादर हैं। डिडेंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25। तो उन्होंने उनकी मम्मी से शादी की जब वो 36 के थे और उनकी मम्मी 25 की थी। माई सिस्टर मार्गरेट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। तो वो बताती हैं कि 1926 में उनकी बहन का जन्म हुआ। एंड आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929 इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। उसके बाद एन का जन्म होता है, हमने इनका देखा भी था कि बॉर्न कब हुई हैं, और वो वहीं पर रहीं जब तक वो 4 साल की नहीं हो गई, यानी 4 साल तक वो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में ही रही। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। इमिग्रेटेड का मतलब होता है किसी और देश में जाके परमानेंटली शिफ्ट हो जाना, किसी और देश में जाके परमानेंटली शिफ्ट हो जाना। तो इमिग्रेटेड का मतलब लिख लीजिए लीव वंस ओन कंट्री इन ऑर्डर टू सेटल परमानेंटली इन अनदर। अपनी कंट्री को छोड़कर किसी और कंट्री में जाकर परमानेंटली सेटल हो जाना इमिग्रेटेड होता है, माइग्रेटेड। तो ये जो है इनके पापा हॉलैंड चले गए 1933 में। माई मदर एडिथ हॉलैंड फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। अब पापा चले गए पहले, उसके बाद इनकी मम्मी भी चली गई सितंबर में। while Margot and I was sent to Aachen to stay with our grandmother। और ये दोनों बच्चियों को इनकी दादी के पास रहने के लिए छोड़ दिया गया। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। मार्गोट को बाद में मम्मी पापा जब वहाँ सेटल हो गए तो मार्गोट को भी दिसंबर में वहाँ पर बुला लिया, ठीक है। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और सबसे लास्ट में एन को भी फरवरी में बुला लिया गया। When I was plunked down on the table as a birthday present to Margot। तो फरवरी में एन की बहन का बर्थडे होता था, और उसकी बहन के बर्थडे के प्रेजेंट में ही इसकी छोटी बहन को उसे दे दिया गया कि चलो अब तुम्हारी बहन भी यहाँ पर आ गई है। तो यह प्लंक डाउन का मतलब होता है कि टू पुट डाउन, किसी चीज़ को अचानक से रख देना। तो इसको ले गए मम्मी पापा और उसके बहन के सामने रख दिए कि ये लो तुम्हारा गिफ्ट, ठीक है, दोनों बहनें अब साथ में रहेंगी। आगे बढ़ते हैं। I started right away at the Montessori Nursery School।
तो इन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, तो जब तक वो 6 साल की हुई तब तक वो वहीं पर रही और वहीं पर पढ़ी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और तब उन्होंने फर्स्ट फॉर्म यानी कि फर्स्ट क्लास में उन्होंने पढ़ना शुरू किया। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस क्यूपेरस। तो जब ये 6th क्लास फर्स्ट से पढ़ रही थी, जब ये 6th क्लास में आई तो उनकी जो टीचर थी, इनकी क्लास टीचर जो थी, उनका नाम था मिसेस क्यूपेरस। और जो क्यूपेरस है वो स्कूल की हेड मिस्ट्रेस भी थी और इनकी क्लास टीचर भी थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन द टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। तो जब साल खत्म हुआ और इन दोनों को अलग होना था तो दोनों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से शायद बहुत अटैच्ड थी, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को पसंद करती थी। तो ये बात एन बताना चाह रही है कि उनकी मैम क्यूपेरस के साथ में इनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with a little celebration. तो 1941 की बात है, समर्स की बात है, गर्मियों में इनकी दादी बहुत बीमार पड़ गई, उनका ऑपरेशन हुआ और इसी कारण से दादी की बीमारी की वजह से एन का जो बर्थडे है वो अच्छे से सेलिब्रेट नहीं हो पाया और छोटा सा ही सेलिब्रेशन हो पाया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। अब इनकी ग्रैंडमा यानी दादी जी की डेथ हो जाती है 1942 में। No one knows how often I think of her and still love her. वो कहती है एन कि कोई नहीं जानता कि मैं उनको कितना मिस करती हूँ और कितना प्यार करती हूँ अभी तक। This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other. The grandma candles was lit along with the rest. लेकिन अब इस बार लास्ट बर्थडे तो सेलिब्रेट नहीं हो पाया था, लेकिन ये बर्थडे उनका अच्छे से सेलिब्रेट किया जाएगा और दादी की तरफ से भी उनके लिए एक एक्स्ट्रा कैंडल लगाई जाएगी, ऐसा एन बताती हैं। The 4 of us are still doing well. That brings me to the present day of 20th June 1942 and the solemn dedication of my diary. तो एन बताती हैं कि तब से हम आज तक बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं और फाइनली हम आज के दिन पे आ जाते हैं और मैं हिस्ट्री वाली बातें लिखना ख़त्म कर देती हूँ। तो वो हिस्ट्री लिख रही थी और इस तरीके से उन्होंने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे सैटरडे 20th जून 1942 की, जो उन्होंने अपनी डायरी में कुछ लिखा है। देखो क्या लिखा है। डियरेस्ट किटी, किटी उनकी डायरी का नाम है। आवर इंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। तो एन बताती हैं कि हमारा जो पूरा का पूरा क्लास है वो इट इज क्वैकिंग इन बूट्स का मतलब होता है, क्वैकिंग इन बूट्स मतलब हम बहुत नर्वस हैं या बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। The reason of course is the forthcoming meeting in which the teacher decide who will move up to the next form and who will be kept back. क्यों? क्योंकि आज के दिन का रिजल्ट आने वाला है और इस रिजल्ट में ये डिसाइड होने वाला है कि कौन कौन नेक्स्ट क्लास की तरफ प्रमोट किया जाएगा और कौन कौन फेल हो गया उन्हें रोक लिया जाएगा। राइट? Half the class is making beds. GN and I laughed ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jacques, who have staked their entire holiday saving on their bet. तो पूरी क्लास जो है शर्त, बेट का मतलब क्या होता है, बेट का मतलब होता है शर्त लगाना। तो पूरी क्लास क्या कर रही है, शर्त लगा रही है कि तुम पास हो जाओगे कि हम पास हो जाएंगे, क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। और जो ये लड़की है एन फ्रैंक जो है वो अपनी फ्रेंड जीएन के साथ बैठी है और वो बहुत हंस रही है। क्यों हंस रही है? क्योंकि उसके जस्ट पीछे दो लड़के बैठे हैं, एक का नाम है सीएन और एक का नाम है जैक्यूस। इन दोनों ने बैठ के शर्त लगा ली है, इनके हॉलीडे में, छुट्टियों में जितना भी पैसा इनके पास आया था, जिनका भी इनको पॉकेट मनी मिला था, उन्होंने पूरा दांव पे लगा दिया है कि अगर मैं जीता तो पूरा हॉलीडे का जितना भी पैसा है वो तुमको दे दूंगा और तुम जीते तो तुम मुझे दे देना। है यानी मतलब जो हारेगा वो बेट लगा लिया है कि जो हारेगा उसको पैसा देना पड़ेगा जीतने वाले को। राइट? तो इस तरीके से उन्होंने शर्त लगा ली है। फ्रॉम मूविंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, आई एम नॉट, येस यू आर, नो आई एम नॉट, इवन GS pleading glances and my angry outburst can't calm them down. तो ये लोग पूरा टाइम वहाँ पर बैठे रहते हैं और इस तरीके से ये लोग क्या करते रहते हैं, शर्त लगाते रहते हैं कि तुम पास हो जाओगे, नहीं मैं नहीं होऊंगा, हाँ तुम हो जाओगे, नहीं मैं नहीं होऊंगा, इस तरीके की बातें करते रहते हैं। और ये लोग इन लोगों की बातें सुनकर इन लोगों को बहुत मजा आता है, इन दोनों लड़कियों को। इफ यू आस्क मी, देयर आर सो मेनी डमीज that about a quarter of class should be kept back, but the teachers are most unpredictable creature on the earth. तो ये क्या कहती है, कहती है if you ask me, there are so many dummies
that about a quarter, तो टीचर्स कहती हैं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डमीज हैं। डमीज का मतलब बहुत वीक हैं स्टडीज में, वीक इन स्टडीज, तो स्टडीज में बहुत कमजोर है। तो आप में से आधे से ज्यादा बच्चों को तो रोक ही लेना चाहिए, आगे की क्लास में नहीं भेजना चाहिए। लेकिन एन को नहीं पता कि क्या होने वाला है, तो वो क्या कहती हैं कि टीचर्स जो हैं बहुत अजीब क्रिएचर्स हैं, अनप्रिडिक्टेबल हैं, आप गैस ही नहीं कर सकते कि वो अगले पल क्या करने वाले हैं। प्रिडिक्टेबल का मतलब होता है यू कैन नॉट प्रिडिक्ट, आप उस बात का अनुमान ही नहीं लगा सकते कि वो क्या करेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, तो वो क्या कहती है, मेरी जितनी भी दोस्त हैं जो लड़कियां हैं मुझे उनकी चिंता नहीं है और ना ही अपनी है। वेल वी विल मेक इट, क्योंकि हम पास हो जाएंगे। उनको पता है कि गर्ल्स बहुत मेहनत करती हैं इनकी क्लास की, और इसको अपनी जितनी भी गर्ल फ्रेंड्स यानी कि जितनी भी लड़कियां दोस्त हैं उनकी चिंता नहीं है और अपनी भी चिंता नहीं है। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स, लेकिन शायद इनका मैथ्स वीक होगा एन का, तो वो कहती है मुझे सिर्फ कंफ्यूजन हो रहा है तो सिर्फ मैथ्स में हो रहा है। एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट, पर हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं। Until then we keep telling each other to not to lose heart. lose heart का मतलब क्या होता है, दिल छोटा मत करिए, होप मत खोइए। तो lose heart मत करिए यानी कि you have to keep hope, तो आप होप रखिए, आप उम्मीद रखिए और दिल छोटा बिल्कुल मत करिए। I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. तो बोली कि उनकी हर टीचर के साथ अच्छी बनती है। वहाँ पर 9 टीचर्स हैं जिसमें से 7 मेल टीचर्स हैं और 2 फीमेल टीचर्स हैं। मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फॉगी हु टीचेस मैथ्स, तो ओल्ड फॉगी यानी कि ओल्ड फैशन, बहुत लिखा है इधर, ओल्ड फैशन यानी कि पुराने जमाने टाइप के एक टीचर हैं जिनका नाम है मिस्टर कीजिंग, और वो क्या पढ़ाते हैं, मैथ्स। was annoyed with me for ages because I talked so much. annoyed मतलब कह सकते हो आप angry, वो हमेशा गुस्सा रहते हैं एन फ्रैंक से क्योंकि ये बातें बहुत करती हैं। After several warnings, he assigned me extra homework, an essay on the subject, a chatterbox. A chatterbox. तो होता क्या है कि बहुत बार उनको मना करते हैं कि बातें मत करो, लेकिन एन नहीं मानती, तो फाइनली वो उनको एक एक्स्ट्रा होमवर्क दे देते हैं कि तुम एक ऐसे लिखोगी किस पर, चैटर बॉक्स पर। अब ये चैटर बॉक्स क्या होता है, चैटर बॉक्स एक ऐसी चीज होती है या फिर किसी ऐसे को चैटर बॉक्स कहा जाता है जो बहुत टॉकेटिव होता है। कोई अगर बहुत बातूनी है तो उसे कहते हैं कि शी इज अ चैटर बॉक्स और ही इज अ चैटर बॉक्स, राइट। तो बहुत बातूनी लोगों को चैटर बॉक्स कहा जाता है। तो उनको उसके सर मिस्टर कीजिंग चैटर बॉक्स पर ऐसे लिखने के लिए कहते हैं। अब what can you write about that? I would worry about that later. I decided, I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. अब क्योंकि सर ने उसको होमवर्क दे दिया है तो वो सोचती है कि क्या लिखना चाहिए, खैर इसके बारे में मैं बाद में सोचूंगी। वो हेडिंग लिख लेती है अपनी कॉपी में और कॉपी को बैग में रख लेती है, जॉटेड डाउन यानी कि लिखकर बैग में रख लेती है, और ये सोचती है, चुपचाप बैठ जाती है, सोचती है कि क्या करें और थोड़ा सा शांत रहने की कोशिश करती है एन फ्रैंक। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माय होमवर्क, द नोटबुक अबाउट द एसे कॉट माय आई। तो उस दिन शाम को जब वो अपना सारा होमवर्क खत्म कर लेती हैं तो उनकी नजर पड़ती है उस कॉपी पर जिसमें उनको ऐसे लिखना था, जिसमें उन्होंने हेडिंग डाली थी। आई बिगैन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट व्हाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। हम लोग भी जनरली अपने पेन का जो ऊपर का पोर्शन होता है उसे खाते रहते हैं ना, तो वो अपने पेन का हिस्सा खा रही हैं और सोच रही है कि क्या लिखना चाहिए इसमें। एनीवन कुड रैम्बल ऑन द एंड बिग लीव स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। तो वो कहते हैं कि कोई भी अगर किसी को कुछ भी लिखने के लिए दिया जाए तो वो लिख सकता है। रैम्बल ऑन का मतलब होता है कि कुछ भी लिखते जाओ आप, यू कैन राइट ऑन। रैम्बल ऑन यानी कि आप कुछ भी लिख सकते हो उसके बारे में, लेकिन वो कुछ भी नहीं लिखना चाहती। वो ये चाहती है कि वो कुछ ऐसा लिखे जिससे ये बात प्रूव हो जाए कि उनके लिए बात करना बहुत जरूरी है, यानी कि वो उस चैटर बॉक्स के टॉपिक पर कुछ ऐसा लिखना चाहती हैं जिससे वो मिस्टर कीजिंग को ये शो कर सकें कि उनका बातें करना जरूरी है और वो बातें करने से बाज नहीं आने वाली। आई thought and suddenly I had an idea. तो ये सोचने लगी और फाइनली उनको एक आइडिया आता है। I wrote the 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. इन्होंने 3 पेजेस लिखे और इसके बाद उन्होंने ये वो चीज मिस्टर कीजिंग को प्रोवाइड करी, दे दिया अपना ऐसे, और ये जो थी एन जो थी बहुत सेटिस्फाइड थी। आई आर्ग्यूड दैट द टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। तो क्या लिखती हैं एन लिखती हैं कि बातें करना एक बच्चे का नेचर होता है और
फिर भी वो कोशिश करेंगी कि इसे कंट्रोल किया जाए. बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड. तो इसके बाद क्या लिखती हैं, इसके बाद लिखती है कि हालांकि मैं इससे कभी उबर नहीं पाऊंगी, कभी मैं ठीक नहीं कर पाऊंगी अपनी इस आदत को, क्योंकि उनकी मम्मी भी उतनी ही बातूनी है जितनी बातूनी एन है. Not more than that, there's not much you can do about inherited traits. So वो क्या कहती हैं कि मैं इसे ठीक नहीं कर सकती क्योंकि ये मुझे मेरे पेरेंट्स से मिली हुई है. इनहेरिटेड है यानी कि जैसे आपके पेरेंट्स से आपको कुछ चीज़ें मिलती हैं, कुछ लोगों को पेरेंट्स से ब्यूटी मिलता है, कुछ लोगों को इंटेलिजेंस मिलता है, अलग अलग चीज़ें मिलती है ना. तो इसको अपने पेरेंट्स से क्या मिला है, बातें करना. तो जो चीज़ आपके पेरेंट ने आपको दी है वो आप कैसे ख़त्म कर दोगे, वो तो इनहेरिटेड है, वो तो आपका नेचर है, स्वभाव है, तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते. Mr. Keesing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me the second essay. मिस्टर कीजिंग को बड़ा मजा आया ये ऐसे पढ़ने के बाद, और उन्होंने सोचा कि लड़की इंटेलिजेंट है और ये अपनी बातों के लिए भी एक अच्छा आर्गुमेंट दे रही है. लेकिन जब ये बातें करती रही और अपनी आदतों से बाज नहीं आई तो मिस्टर कीजिंग ने इनको एक और ऐसे असाइन कर दिया. दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स. और इस बार ऐसे का टॉपिक क्या था, एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स. इनकॉरेजिबल मतलब होता है एज अ बैड हैबिट. तो एक अब वो उन्होंने टॉपिक क्या दिया कि तुम एक चैटर बॉक्स नहीं हो, तुम एक बहुत बुरी आदत पाल रही हो, यानी कि तुम एक बुरी चैटर बॉक्स हो. इस तरीके का एक टॉपिक उनको दे दिया है. I handed it in and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. इन्होंने फिर एक अच्छा सा ऐसे लिखा और उनको दे दिया, और मिस्टर कीजिंग को भी वो सेटिस्फैक्टरी लगा होगा, इसलिए उन्होंने इसकी एन की बातों पर उसको कभी नहीं टोका आगे की 2 क्लासेस तक. यानी 2 क्लासेस तक इन्होंने एन को कोई भी बातें करने से रोका नहीं. However, during the third lesson, I had finally had enough. थर्ड लेसन, जब तीसरी क्लास पढ़ी मैथ्स की, तब तक ये बहुत बातें कर चुकी थी और बहुत ज़्यादा ही हो चुका था. एंड फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन एसे इंटाइटल्ड क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स. अब सर को बहुत गुस्सा आया कि इतनी बातें करी है, लड़की सुधर ही नहीं रही. तो सर ने क्या किया, सबके सामने उनके पास गए और कहा, एन फ्रैंक, आपको मैं एक पनिशमेंट देना चाहता हूँ. आपको एक ऐसे लिखना है और ऐसे का नाम लिख लीजिए, क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स. यानी कि वो उसी को डेडिकेट कर रहे हैं कि पूरे टाइम क्वैक 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 ही करती रहती है लड़की, अजीब लड़की है ये. ठीक है. अब क्या होता है कि यहाँ पर सर ने, देखो इससे कहा एन है ये, सर ने एन से कहा तो सब बच्चे देखो हंस भी रहे हैं इनकी क्लास में, देखो सब हंस रहे हैं, है ना, पीछे दिख रहा होगा आपको, ये हंस रहे हैं, सब लोग हंस रहे हैं इसके ऊपर. So the class roared. I had to laugh too. सब हंसने लगे और एन को भी हंसी आ गई, वो भी हंस दी. Though I would nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterbox. Ingenuity मतलब होता है कि कोई भी नई चीज को प्रोड्यूस करना. तो chatterbox के बारे में अब नया क्या लिखें यार, बहुत लिख चुके हैं ऑलरेडी, 2 essays लिख चुके हैं भर भर के पेजेस, अब और क्या लिखेंगे. It was time to come up with the something else, something original. लेकिन अब वक्त आ चुका है कि कुछ और पढ़ा जाए या कुछ और लिखा जाए, कुछ नया लिखा जाए. माई फ्रेंड सैन, हु इज गुड एट पोइट्री, ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड इन द वर्सेस. अब इनकी जो एक फ्रेंड है सैन, उसने कहा कि मुझे पोयम लिखनी आती है, ऐसा करते हैं इस बार तुम चैटर बॉक्स के बारे में पूरी पोयम लिख दो, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक. एंड आई जम्प्ड विद जॉय. और एन को ये आइडिया बहुत पसंद आया और वो खुशी से उछल पड़ी. Mr. Keesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him. मिस्टर कीजिंग जो है इनका मजाक बनाना चाहते थे कि ये बहुत बातूनी है और किसी तरीके से उसको अंडरस्टिमेट करना चाहते थे, लेकिन एन को लगता था कि वो मिस्टर कीजिंग को ही अंडरस्टिमेट कर लेगी और वो उनको रोक नहीं पाएगी, मतलब वो बातें करेगी. आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल. तो एन कहती हैं कि उन्होंने अपनी पोएम पूरी कर ली और वो पोएम बहुत सुंदर थी. इट वॉज अबाउट मदर डक एंड अ फादर स्वान. तो ये स्टोरी थी एक मदर डक के बारे में. एक लेडी थी, मतलब एक डक थी, उसकी शादी स्वान से होती है, ठीक है, और उनके 3 बच्चे होते हैं जो कि डकलिंग होते हैं. और ये बहुत बोलते हैं, इस वजह से इनके जो फादर हैं वो बहुत इरिटेट हो जाते हैं और वो उनको काट के मार देता है फादर, ठीक है. इस तरीके की कोई पोएम लिख के वो देती हैं और एन को लगता है कि वो पोएम बहुत अच्छी है. लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक राइट वे. अब इनका गुड लक भी था कि मिस्टर कीजिंग, उनके जो मैथ्स के सर हैं, उनको वो जोक अच्छा लगा और उसे उन्होंने पॉजिटिव सेंस में लिया भी, नेगेटिव सेंस में नहीं लिया. ही read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. उन्होंने इस पोएम को पढ़ा
और भी कई क्लासेस में जाके उसे पढ़ा और उन्हें बहुत अच्छी लगी वो पोएम, और साथ में उन्होंने अपने भी कुछ ओपिनियंस रखे, अपने भी कुछ कमेंट्स रखे. सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क. और तब से एन को क्लास में बातें करना अलाउड हो गया और उसे कोई भी होमवर्क नहीं मिला. ऑन द कॉन्ट्ररी, अपोजिशन में हुआ क्या कि मिस्टर कीजिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक दीज डेज. मिस्टर कीजिंग का ही नेचर चेंज हो गया और वो एक खुश मिजाज हंसमुख व्यक्ति बन गए. योर एन extracted from the diary of a young girl with the slight adaptations. तो ये जो है कहानी ली गई है कहाँ से? एन फ्रैंक की डायरी से. और वो बुक का नाम क्या था? द स्टोरी ऑफ अ यंग गर्ल, उसी में से ली गई है. थोड़ा बहुत इसमें कुछ चेंजेस भी किया गया है. तो ये जो है हमारी स्टोरी थी. So thank you so much. I hope you must have understood the lesson. Do subscribe to the channel and the channel name is We Assist You Kapoor. तो आप इसको YouTube पे सर्च करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें. इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करिए, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मुझे मेरी मेहनत का रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो रहा होगा. थैंक यू सो मच. स्टे ब्लेस्ड. फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ. स्टे ब्लेस्ड.